नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में हम निबंध देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, खास बाबत याद રાખવા જેવી કે જ્યારે પણ તમે નિબંધ લખો છો, બરાબર, તો નિબંધ સારા અક્ષરે લખો, ભૂલ પડે તો બને ત્યાં સુધી ચેકચાક ઓછી કરો અને નિબંધ કોઈ પણ પૂછી શકાય, બરાબર। તો એક આ નમૂના રૂપ જ છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આજે આપણે દેખીશું યદि મેરે पंख होते तो અહીંયા જે બાળક છે તો બાળકની ઈચ્છા છે કે એની પાસે કે પંખ હોત તો કે જેમ આકાશમાં કે જે પક્ષીઓ હોય તો પોતાની પાંખોના લીધે ઈચ્છા અનુસાર એ ફરી શકે છે। તો કે મારી પાસે આવા પંખ હોત તો કે અને કે જો કે મારી પાસે આવા પંખ હોત કે હું પણ ગમે તે જ્યાં ત્યાં કે મારે જ્યાં જવું હોત કે ત્યાં હું જઈ શકોત અને મારે કે રેલવે કે બસની ટિકિટ પણ લેવી પડત નહીં। લોકો મને અનોખો બાળક હોત, લોકો મારા કે ફોટા પાડોત કે અને કે અખબારોમાં પણ કે મારું નામ આવત। કોઈ આપણે ઘાયલો વ્યક્તિ હોય તો હું એમની મદદ પણ કરવા જાત કે જે ગરડા છે કે નાના બાળકોની એ પણ મદદ કરવા જાત અને પછી એને એવો પણ વિચાર આવે છે કે જ્યારે હું આકાશમાં ઉડું, બરાબર, તો થોડો મારે વિમાનોથી ભય પણ રહત। તો ભગવાન જે કરે એ બધું સારા માટે જ કરે છે કે મારી પાંખો કરતાં કે મારા પગ ભલા છે। તો આજે આપણે દેખીશું यदि मेरे पंख होते तो निबंध। तो पक्षी आकाश में अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाने भरते रहते हैं। उन्हें देखकर मैं सोचता हूँ मेरे भी पंख होते तो। यदि मेरे पंख होते तो मैं एक अनोखा लड़का होता। लोग मुझे पंख वाला लड़का कहते, लोग मुझे बड़े अचरज से देखते, अखबारों में मेरे फोटो छपते। मेरे पंख होते तो मैं आराम से इधर उधर घूम फिर सकता। जहाँ जाने की इच्छा होती उड़कर वहाँ फौरन पहुँच जाता। दूर जाने के लिए मुझे किसी वाहन की जरूरत नहीं पड़ती। रेल या बस की टिकट पाने के लिए कतार में खड़ा न होना पड़ता। मुझे न बस हड़ताल की चिंता होती न ट्रेन हड़ताल की। यदि मेरे पंख होते तो मैं दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए फौरन पहुंच जाता। बच्चों और बूढ़ों की मैं मदद करने में देर न करता। वहाँ हाँ, आकाश में उड़ने वाले विमानों से जरूर मुझे खतरा रहता। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए पंखों से अपने दो पैर ही भले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से जो हमारा निबंध है पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में निबंध देखेंगे मेरा यादगार प्रवास। तो અહીંયા જે વિદ્યાર્થી છે, બરાબર, જે બાળક છે એને પહાડો દેખવાની ખૂબ ઈચ્છા છે, બરાબર, પણ એને પહાડો કદી દેખેલા નથી। એ જે પહાડોને એને ચિત્રમાં જ દેખેલા છે, પ્રત્યક્ષ દેખેલા નથી, પણ આજે એને મોકો મળ્યો છે। તો એને એના માતા પિતા જોડે એ માઉન્ટ આબુ જાય છે અને માઉન્ટ આબુમાં એ રેલવેમાં એ પ્રવાસ જાય છે, બરાબર, અને પ્રવાસમાં જે આ પહાડોને દેખવાનો મોકો મળે છે અને જે ત્યાંથી જે પહાડે જે માઉન્ટ આબુ ચડવાનો જે સર્પ આકારનો જે રસ્તો છે, પછી એના માર્ગ ઉપર જે પહાડી જે માર્ગો છે એ બધા દેખવાનો એને દ્રશ્ય દેખવા મળે છે। અને ત્યાં જે માઉન્ટ આબુમાં જાય છે ત્યારે એક હોટલમાં ઠહેરે છે અને ત્યાં વિશ્રામ કરીને અને પછી ત્યાં માઉન્ટ દેખવા જાય છે। ત્યાં દિલવાડાના દેરા દેખે છે, પછી ત્યાંનું જે દેરાણી જેઠાણીનું મંદિર દેખે છે, ત્યાંથી પછી જે ભર્તુહરીની ગુફાઓ દેખે છે। તો આ રીતે ત્યાં જે બધું જે ત્યાંના જે તાલાબમાં કે નખી તાલાબમાં કે એ નૌકા વિહાર પણ કરે છે અને ત્યાંના જે સૂર્યાસ્તના દર્શન પણ કરે છે કે માઉન્ટ આબુના જે મનોહર સૂર્યાસ્તના દર્શન છે એ દર્શન પણ કરે છે। આ રીતે 2 દિવસનો એ પ્રવાસ કરે છે। તો આ રીતે એ ભરપૂર જ્ઞાન અને મનોરંજન
प्राप्त करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે देखीશું मेरा यादगार प्रवास। तो मैंने पहाड़ों के बारे में बहुत सुना था, उनके चित्र भी देखे थे, परंतु किसी पहाड़ को प्रत्यक्ष देखने का मौका नहीं मिला था। पिछले ग्रीष्मकाल में मेरी यह इच्छा पूरी हुई। मैं अपने माता पिता के साथ माउंट आबू गया था। आबू रोड स्टेशन तक हमने रेल द्वारा सफर किया। आगे की यात्रा के लिए इस तरह के जो राजस्थान के परिवहन के निगम की बस पर सवार हुई। दूर से आबू पर्वत की झलक मिली तो मेरा दिल उछल पड़ा। बस का सर्प आकार जो पहाड़ी मार्ग भी दर्शनीय था। दाएं बाएं की सुंदर घाटियों को देखते हम माउंट आबू तक पहुंच गए। वहां हम एक होटल में ठहरे। भोजन और विश्राम के बाद हम माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की भव्य कला में हमने मोहित कर लिया। जेठानी देरानी के मंदिर ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। अगले दिन हमने टाट रोक पोलो ग्राउंड, वशिष्ठाश्रम, भर्तृहरि की गुफा आदि स्थान देखे। अर्बुदा देवी के मंदिर में हमने पूजा की और फिर नखी तालाब में नौका विहार किया। माउंट आबू के मनोहर सूर्यास्त को देखकर हम आनंद विभोर हो गए। माउंट आबू के 2 दिन के इस प्रवास ने हमें भरपूर ज्ञान और मनोरंजन मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था मेरा यादगार प्रवास। तो यहाँ से हमारा जो निबंध है पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में हम निबंध देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो અહીંયા જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે સ્વતંત્ર ભારતના મહાન નેતા હતા, તો એમને જે દેશમાં કે જય જવાન જય કિસાનનો નારો લગાવ્યો હતો અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ 2 ઓક્ટોબર 1904 માં એમનો જે વારાણસી પાસે કે જે મુગલ સરાય ત્યાં એમનો જન્મ થયો હતો। તો અહીંયા એમના જે પિતા શારદા પ્રસાદ શ્રીવાસ્તવ હતા અને એમની જે 23 વર્ષની આયુમાં એમના લગ્ન થયા લલિતા દેવી સાથે। તો જ્યારે એમને ગાંધીજીના એ સહપાઠી હતા અને એમને કેટલીય વાર જેલ પણ જવું પડ્યું અને જ્યારે પંડિત નહેરુના નિધન પછી જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પ્રધાનમંત્રી બન્યા, પાકિસ્તાન સાથે એમને જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે એમને જ્યારે એમાં પણ પારંગત રહ્યા અને એમના સાથે કે વાર્તાલાપમાં ત્યાં રૂસ ગયા અને હૃદયની ગતિ રૂકી જવાથી એમનું મૃત્યુ થયું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નિબંધ देखीશું। तो लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के एक महान नेता थे। उन्होंने देश के जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। अपने मामा के यहाँ रहकर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे वाराणसी गए। वहां उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़कर शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। 23 वर्ष की आयु में ललिता देवी के साथ उनका विवाह हुआ। उन दिनों देश में स्वातंत्र आंदोलन चल रहा था। शास्त्री जी इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी बन गए। स्वतंत्रता के बाद आंदोलन में वे कई बार जेल गए। अपने देश प्रेम के कारण वे एक लोकप्रिय नेता बने। शास्त्री जी जीवन भर कर्तव्य में
लगे रहे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उस समय शास्त्री जी ने कुशलता से काम किया। युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। पाकिस्तान से शांति वार्तालाप करने शास्त्री जी रूस गए। वहां उनकी अचानक मृत्यु हो गई। सचमुच शास्त्री जी भारत माता के महान सपूत थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां से जो हमारा निबंध है पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में हम निबंध देखेंगे संगणक यानी कॉम्प्यूटर के जे संगणक એટલે કે મનુષ્ય દ્વારા બનાવેલી એક મશીન છે કે જે મનુષ્ય ગણિતના પ્રશ્નો હલ કરે છે તેમ કોમ્પ્યુટર પણ કે આપણે ગુણાકાર કે ભાગાકાર એ બધું જ કરી શકે છે। એ ઉપરાંત કે જે બેંકોમાં પણ કામકાજ એ કોમ્પ્યુટર દ્વારા થાય છે। પછી વ્યાપારી લોકો પણ કોમ્પ્યુટર દ્વારા પોતાના હિસાબ કિતાબ રાખે છે। જેમ બહીરીઓ કે બહી ખાતે એ બધી હિસાબનું ખાતું હોય છે તેમ કોમ્પ્યુટર પણ એક હિસાબનું ખાતું હોય છે। તેમાં બધું જ એક બટન દબાવવાથી જ સામે મળી આવે છે। અને લોકો કે હજારોના જે આપણે લોકો જે વ્યવસાય કે આપણે કે શિક્ષકો છે કે કોઈ પણને આધારે કે એમને વેતન આપવાનું પણ એ કોમ્પ્યુટર દ્વારા પણ કરી શકાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું संगणक। तो संगणक मनुष्य द्वारा बनाई गई एक अद्भुत मशीन है। जैसे मनुष्य गणित के प्रश्न हल कर सकता है, वैसे ही संगणक भी जोड़, घटाव, गुणा, भागा आदि कार्य कर सकता है। बही खाते की तरह उसमें पूरा हिसाब जमा रहता है। संगणक इसके अतिरिक्त दूसरे भी कई काम करता है। तो कठिन कामों को आसान बना देता है, संगणक की विशेषता है। इसके द्वारा महीनों के काम मिनटों में कर देता है। आजकल बैंक अपना सारा काम का संगणक द्वारा ही करते हैं। यदि किसी खातेदार को बैंक में अपने खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो अपने खाते का बटन दबाते ही वह प्राप्त कर सकता है। दुकानदार अपने यहाँ माल का फौरन पता लगा सकता है। संगणक की मदद से सैकड़ों हजारों कर्मचारियों के वेतन का हिसाब आसानी से किया जा सकता है। आजकल कंप्यूटर द्वारा ही टेलीफोन, बिजली के बिल बनाए जाते हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर आरक्षण का कार्यक्रम कंप्यूटर ही करता है। स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों और बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थानों का कार्य कंप्यूटर द्वारा ही होता है। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर की मदद से आज उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। मौसम की भविष्यवाणी भी कंप्यूटर से की जाती है। इस प्रकार आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आजकल स्कूलों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा जो निबंध है पूर्ण होता है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 8 में हम डायरी लेखन देखेंगे। तो डायरी लेखन એટલે શું કે આપણા જીવનની ઘટનાઓ કે અનુભવોને આપણે લખીએ અને શું કહેવાય ડાયરી લેખન। આપણે ડાયરી લેખનને હિન્દીમાં આપણે દૈનંદિની કે દૈનિકી પણ કહેવાય છે। અને ડાયરી લેખનના આપણને કે એના લાભ પણ થાય છે કે આપણે જીવનમાં જે ઘટિત ઘટનાઓ આપણે જાણી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે देखीશું डायरी लेखन। तो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों के को लिखा डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो। तिथि के साथ किया हुआ घटनाओं का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टिप्पणी से दूर रहना चाहिए।
डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, वार्षिक या मासिक भी हो सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। तो डायरी लेखन की निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा स्पष्ट रूप में उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लिखते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के लाभ अनेक लाभ हैं। तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों तथा उल्लेख रहता है। उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसमें सैन्य बुराइयां से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्तिगत के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से जो हमारा डायरी लेखन निबंध है पूर्ण होता है।